हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सोचिए, एक तरफ भारत है जो पिछले कुछ वर्षों में गल्फ, इजराइल, यूरोप और इंडो पैसिफिक के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अब सिर्फ ही बायलैटरल डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा, बल्कि सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ मिलकर एक ऐसे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की तरह बनने की बात कर रहा है जिसे रीजनल मीडिया में तेजी से इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि इस्लामिक नाटो बनेगा या नहीं। असली सवाल है, क्या पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की की इमर्जिंग पार्टनरशिप वास्तव में इंडिया और इजराइल के लिए कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन सकती है, या फिर ये फिलहाल पॉलिटिकल सिग्नलिंग और डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि मक्का में हुए जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान इस पूरी कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। आसिफ ने साफ तौर पर कलेक्टिव इस्लामिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जरूरत बताई, और ये नैरेटिव आगे बढ़ेगा कि अगर मुस्लिम कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगी तो उन्हें इसका स्ट्रैटेजिक प्राइस चुकाना पड़ेगा, और यहीं से इस्लामिक नाटो वाली चर्चा शुरू होती है। अब यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, इस्लामिक नाटो कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, ये मीडिया और पॉलिटिकल कमेंट्री में इस्तेमाल किया जा रहा एक इनफॉर्मल लेवल है, लेकिन इसके पीछे जो एग्रीमेंट है वो जरूर इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुआ मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट मोटे तौर पर इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि अगर किसी एक सिग्नेटरी कंट्री पर आर्म्ड अटैक होता है तो उससे बाकी पार्टनर्स के खिलाफ भी अटैक की तरह देखा जाएगा। सुनने में ये बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 जैसा लगता है, लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नाटो में कलेक्टिव डिफेंस सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, उसके पीछे डिकेड्स पुराना मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इंटेलिजेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक और एस्टैब्लिश्ड डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है। जबकि सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की फ्रेमवर्क अभी उस लेवल से काफ़ी दूर है। फिर भी इसका सिंबलिज्म बहुत बड़ा है, क्योंकि पहली बार 3 अलग अलग स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डिटेरेंस, बड़ी स्टैंडिंग मिलिट्री और सिग्निफिकेंट ट्रूप डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी है। तुर्की के पास एडवांस्ड डिफेंस इंडस्ट्री है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर पावर और नाटो स्टैंडर्ड मिलिट्री एक्सपीरियंस। और सऊदी अरेबिया के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और मॉडर्न वेस्टर्न सप्लाइड मिलिट्री हार्डवेयर। यानी तीनों देशों की ताकत एक जैसी नहीं है, बल्कि कंप्लीमेंट्री है। पाकिस्तान मैन पावर और न्यूक्लियर डिटेरेंस देता है, तुर्की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी देता है, जबकि सऊदी अरेबिया फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक वेट देता है। यही कॉम्बिनेशन इस फ्रेमवर्क को इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन पाकिस्तान इस एग्रीमेंट को सिर्फ डिफेंस अरेंजमेंट के तौर पर नहीं देख रहा। इस्लामाबाद की बयानबाजी में एक दूसरा बड़ा मुद्दा भी लगातार सामने आ रहा है, इजराइल और नॉर्मलाइजेशन। पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स का आर्गुमेंट है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन से स्टेबिलिटी नहीं आई, पैलेस्टीनियन टेरिटोरियल इश्यू अनसॉल्व्ड है, रीजनल मिलिट्री एस्केलेशन जारी है, और ऐसे में अरब और मुस्लिम कंट्रीज को अपनी कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर रीथिंक करना चाहिए। यही रीजन है कि नो बेनिफिट इन नॉर्मलाइजेशन जैसी लैंग्वेज पाकिस्तानी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। इस्लामाबाद का मैसेज मुख्य रूप से ये है कि अगर रीजनल सिक्योरिटी मामले एड्रेस नहीं होते तो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन को अपने आप में स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन मानना सही नहीं होगा। और ये बात सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान इसे ब्रॉडर रीजनल सिक्योरिटी डिबेट के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। यानी मिसाइल अटैक्स हो, स्वतंत्र टेरिटरी पर मिलिट्री ऑपरेशन हो, या एक्सटर्नल पावर्स की सिक्योरिटी गारंटीज पर डिपेंडेंस, इस्लामाबाद अब कलेक्टिव डिटेरेंस की बात कर रहा है। यहाँ एक और बड़ा डेवलपमेंट है, पाकिस्तानी लीडरशिप ने संकेत दिया है कि फ्यूचर में कतर, इजिप्ट और कुछ दूसरे गल्फ या नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को भी इस फ्रेमवर्क से जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका जियोग्राफिकल फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ज़्यादा मेंबर्स का मतलब ज़्यादा मिलिट्री पावर होगा? जरूरी नहीं, क्योंकि अलायंस बनाना और अलायंस को ऑपरेशनल बनाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सऊदी अरेबिया के अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है,
तुर्की की अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रायोरिटी ट्रेडिशनली इंडिया रही है, कतर की फॉरेन पॉलिसी कई मामलों में इंडिपेंडेंट रही है, इजिप्ट के इंटरेस्ट नॉर्थ अफ्रीका, रेड सी और मिडिल ईस्ट के दूसरे थिएटर से जुड़े हैं। यानी एक कॉमन रिलीजियस आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली कॉमन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में कन्वर्ट नहीं होती, और भारत के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। न्यू दिल्ली इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया जैसे गल्फ पावर और तुर्की जैसे मेजर मिलिट्री पावर का सपोर्ट मिलता है, तो इस्लामाबाद साउथ एशियन डिस्प्यूट्स को वाइडर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन भारत की पोजीशन भी कमज़ोर नहीं है। इंडिया के सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के साथ डीप इकोनॉमिक, एनर्जी, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशन है। लाखों इंडियंस गल्फ में काम करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी गल्फ से जुड़े हैं, ट्रेड कॉरिडोर्स जुड़े हैं और स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। इसलिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो इस्लामिक सिक्योरिटी नैरेटिव को गल्फ कंट्रीज की इंडिया पॉलिसी के ऊपर कितना इम्पोज कर पाता है, क्योंकि रियाद के लिए दिल्ली सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कैपिटल नहीं है, इंडिया के मेजर एनर्जी मार्केट है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर है और इंडो पैसिफिक तथा इंडियन ओशन में इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक प्लेयर भी है। इसलिए इंडिया के खिलाफ किसी फॉर्मल एंटी इंडिया ब्लॉक में सऊदी अरेबिया का जाना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा, और फिलहाल इस इंफॉर्मेशन में ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। यही रीजन है कि इस्लामिक नाटो हेडलाइन जितनी ड्रामेटिक दिखाई देती है, ग्राउंड रियलिटी उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शायद यही है, क्या ये अलायंस इंडिया को टारगेट करने के लिए है, इजराइल को डरा कर रोकने के लिए है, या फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज की अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की कोशिश है। अब यहाँ से कहानी का दूसरा लेयर शुरू होता है। अगर आप सिर्फ हेडलाइन से देखें तो पिक्चर बहुत सिंपल लगती है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने डिफेंस पैक्ट किया, अटैक ऑन वन को अटैक ऑन ऑल माना जाएगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तुर्की एडवांस्ड वेपन्स बनाता है और सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, इसलिए एक नया इस्लामिक नाटो तैयार हो रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स हेडलाइन से नहीं, कैपेबिलिटीज और कमिटमेंट से चलती है, और इसी पॉइंट पर इस पूरे अरेंजमेंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन सामने आती है। सबसे पहले, क्या इस एग्रीमेंट में नाटो जैसा ऑटोमेटिक मिलिट्री रिस्पॉन्स है? उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं है। कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल मौजूद है, लेकिन किसी अटैक की स्थिति में हर मेंबर किस लेवल की मिलिट्री असिस्टेंस देगा, इसका ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन नाटो स्टाइल फिक्स्ड नहीं है। यानी अगर किसी एक कंट्री पर हमला होता है तो बाकी दो कंट्रीज पर किस तरह, कितनी जल्दी और कितनी मिलिट्री फोर्स के साथ हस्तक्षेप करता है, ये प्रैक्टिकली पॉलिटिकल डिसीजन रहेगा। और यही फर्क बहुत बड़ा है। नाटो की क्रेडिबिलिटी डिकेड्स में बिल्ड हुई है, यहाँ फ्रेमवर्क अभी नया है और इसके ऑपरेशनल मैकेनिज्म को लेकर कई क्वेश्चंस है। दूसरा बड़ा मुद्दा है न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान इस ग्रुपिंग का अकेला न्यूक्लियर आर्म्ड मेंबर है, लेकिन सऊदी अरेबिया या तुर्की के साथ किसी तरह का न्यूक्लियर शेयरिंग अरेंजमेंट इस एग्रीमेंट का हिस्सा बताया नहीं गया है। यानी पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, इसलिए पूरा ब्लॉक न्यूक्लियर अलायंस बन गया, ये कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा। न्यूक्लियर डिटरेंस पाकिस्तान की नेशनल कैपेबिलिटी है, कलेक्टिव अलायंस कैपेबिलिटी नहीं। ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा और शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है तुर्की। तुर्की नाटो का कोर मेंबर है, उसके पास नाटो इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्टर्न मिलिट्री सिस्टम और अलायंस कमिटमेंट्स है। अब अगर तुर्की किसी दूसरे रीजनल डिफेंस पैक्ट में इस तरह शामिल होता है जहां एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट में ऑटोमेटिक मिलिट्री कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन पैदा हो, तो ये उसके एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजिक कर्तव्य के साथ कम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुर्की ऐसा कोऑपरेशन नहीं कर सकता है, लेकिन नाटो और एक अलग कलेक्टिव डिफेंस आर्किटेक्चर को एक ही समय पर मैनेज करना पॉलिटिकली और मिलिट्रीली आसान नहीं होगा। चौथा मुद्दा है सऊदी अरेबिया। रियाद पिछले वर्षों में अपनी फॉरेन पॉलिसी को अधिक ऑटोनोमस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सऊदी अरेबिया ने वाशिंगटन को छोड़ दिया है। सऊदी डिफेंस आर्किटेक्चर अभी भी अमेरिकन सिस्टम्स, इंटेलिजेंस, एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी और ब्रॉडर वेस्टर्न इकोसिस्टम से डीपली कनेक्टेड है। इसलिए अगर कोई नया ब्लॉक पूरी तरह वेस्टर्न सिक्योरिटी अम्ब्रेला को रिफ्लेक्स करने की कोशिश करता है तो उसे मासिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी।
और यही रीज़न है कि इस पैक्ट को फिलहाल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सिग्नल मानना ज़्यादा रियलिस्टिक हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसका पॉलिटिकल वैल्यू बहुत बड़ा है। इस्लामाबाद लंबे समय से ये नैरेटिव पुश करता रहा है कि साउथ एशिया और वाइडर मुस्लिम वर्ल्ड की सिक्योरिटी मामले को वेस्टर्न कैपिटल अक्सर अलग नज़र से देखते हैं। अब पाकिस्तान को मौका मिल रहा है कि वो खुद को सिर्फ इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट के एक पक्ष के रूप में नहीं बल्कि ब्रॉडर मुस्लिम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के एक पोटेंशियल पिलर के रूप में प्रेजेंट करे। यही रीजन है कि ख्वाजा आसिफ की बयानबाजी को सिर्फ डिफेंस स्टेटमेंट की तरह देखना शायद अधूरा एनालिसिस होगा। ये डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग भी है। पाकिस्तान मूल रूप से कह रहा है कि अगर वेस्ट एशिया में नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनती है तो पाकिस्तान उसमें एक सेंट्रल रोल चाहता है और इसके लिए उसके पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और लार्ज मिलिट्री। लेकिन भारत के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे पहले इंडिया को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन पिछले वर्षों में काफ़ी प्रैग्मेटिक डायरेक्शन में गए हैं। एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटेलिजेंस कई क्षेत्रों में कोऑपरेशन है। यूएई के साथ तो इंडिया की पार्टनरशिप और भी व्यापक है। इसलिए अगर पाकिस्तान इस पैक्ट को एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो उसे गल्फ कैपिटल्स में विरोध मिल सकता है। यही भारत की स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। न्यू दिल्ली ने गल्फ कंट्रीज के साथ अपनी रिलेशनशिप को सिर्फ ऑयल डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रखा है। अब ये रिलेशनशिप इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप तक पहुंच चुका है और यही कारण है कि पाकिस्तान का ट्रेडिशनल अप्रोच कश्मीर या इंडिया रिलेटेड इश्यू को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना गल्फ में पहले जितना इफेक्टिव हो जरूरी नहीं। दूसरी तरफ इजराइल के लिए कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। अगर वेस्ट एशिया में मल्टीपल स्टेट्स कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं तो इजराइल मिलिट्री फ्रीडम ऑफ एक्शन पर साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ सकता है, खासकर अगर फ्यूचर में कतर, इजिप्ट या दूसरे कंट्रीज भी किसी स्ट्रक्चर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ भी बड़ा सवाल यही है कि क्या ये ब्लॉक जेन्युइनली ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाएगा। सऊदी ऑफिशियल्स के उस क्लैरिफिकेशन के अनुसार फोकस लॉन्ग टर्म डिफेंस कैपेबिलिटीज और काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन पर है, यानी ऑफिशियल लाइन किसी कट्टर मिलिट्री एक्सिस की नहीं है। और अगर यही ऑफिशियल पोजीशन बनी रहती है तो एंटी इजराइल नाटो या एंटी इंडिया नाटो जैसे लेवल्स काफ़ी मिसलीडिंग हो सकते हैं। इस कंट्रीज वेस्टर्न प्रोटेक्शन को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं कर रही है, वे सिंपली अपने ऑप्शंस बढ़ाना चाहती है और यही आज की मल्टीपोलर जियोपॉलिटिक्स का नया रूल है। एक पावर पर डिपेंड मत रहिए, मल्टीपल पार्टनरशिप रखिए। लेकिन भारत भी इसी लॉजिक पर काम कर रहा है। और अब बात है उस काउंटर स्ट्रैटेजी पर जिसे एनालिस्ट ब्रॉडली इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच के रूप में देखते हैं। भारत की रेस्पॉन्स स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें मैप को थोड़ा बड़ा करना होगा, क्योंकि न्यू दिल्ली की जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया साथ साथ गल्फ, इजराइल, यूरोप और इंडो पैसिफिक में मल्टीपल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर रहा है। इससे कुछ एनालिस्ट एक उभरता हुआ बिग 5 स्टाइल अलाइनमेंट के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। हालांकि ये कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है। सबसे पहले यूएई, इंडिया और यूएई के रिलेशन आज सिर्फ ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, डिफेंस, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन तेजी से बढ़ा है। और भारत के लिए यूएई का इम्पोर्टेंट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अबू धाबी की फॉरेन पॉलिसी कई मामलों में रियाद से इंडिपेंडेंटली कैलिब्रेटेड होती है। यानी अगर सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की फ्रेमवर्क आगे बढ़ता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गल्फ एक ही स्ट्रैटेजिक लाइन पर चलेगा। यही इंडिया को सुरक्षित करती है। भारत एक सिंगल गल्फ पावर पर डिपेंड नहीं करता। उसके पास सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है और ब्रॉडर गल्फ नेटवर्क है। दूसरा पिलर है इजराइल। इंडिया और इजराइल के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, मिसाइल सिस्टम्स और काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज में लंबे समय से कोऑपरेशन है। अगर वेस्ट एशिया में एक नया सिक्योरिटी ब्लॉक इमर्ज होता है तो इंडिया इजराइल सिक्योरिटी कोऑपरेशन नेचुरली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज की एक शेयर्ड स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स है। इमर्जिंग थ्रेट्स का अर्ली डिटेक्शन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए डेटेरेंस। तीसरा एंगल है भूमध्य सागर। तुर्की की ग्रोइंग रीजनल इन्फ्लुएंस के बीच इंडिया ने ग्रीस और साइप्रस के साथ डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन को डिफेंड किया है।
ये सिर्फ तुर्की को काउंटर करने की पॉलिसी नहीं है, बल्कि भूमध्य सागर कनेक्टिविटी, शिपिंग रूट्स और ब्रॉडर यूरोपियन आउटरीच का हिस्सा भी है। लेकिन स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग का एलिमेंट डेफिनेटली मौजूद है। अगर तुर्की एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ क्लोजर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बना रहा है, तो न्यू दिल्ली ग्रीस और साइप्रस के साथ एंगेजमेंट बढ़ाकर अपनी स्ट्रैटेजिक ऑप्शन एक्सपांड कर सकता है। और चौथा बड़ा पिलर है यूनाइटेड स्टेट्स तथा ब्रॉडर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। इंडिया जानता है कि फ्यूचर वॉरफेयर सिर्फ टैंक्स और फाइटर जेट्स से नहीं जीती जाएगी। एआई, ड्रोन, सैटेलाइट, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, मैरीटाइम सर्विलेंस और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये सभी नेशनल सिक्योरिटी के कोर कंपोनेंट्स बन चुके हैं। इसलिए इंडिया की स्ट्रैटेजी इसेंशियली एक नेटवर्क बनाना है। एक तरफ गल्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी, तीसरी तरफ यूरोप और ग्रीस मैरीटाइम कोऑपरेशन, चौथी तरफ यूएस और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। यही मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर किसी एक नए पाकिस्तान लेड ग्रुपिंग के इम्पैक्ट को डिल्यूट कर सकती है। इस वीडियो को इवेंट करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही डेली जियो पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।